नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं प्रभु पीएनजी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज पीएनजी न्यूज़ के स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय कराने जा रहा हूं। जी हां, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी हैं हमारे बीच में। चलिए उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। सर, पीएनजी न्यूज़ में आपका स्वागत है, जो आपका कीमती समय जो देकर हमारे स्टूडियो में पधारे। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और बात करें कि तो सवालों की बौछारों की, तो पुरुषोत्तम रूपाला जी के जो बयान है उस पर क्या राय है आपका? राय क्या, आक्रोश तो आप पूरे भारतवर्ष में देख ही रहे हो जी। क्षत्रिय समाज में तो आक्रोश था ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा टिकटों के बंटवारे में क्षत्रियों की घोर उपेक्षा की थी। इससे आक्रोशित तो पूरे भारतवर्ष में क्षत्रिय था ही, और उस पर घी छिड़कने का काम किया पुरुषोत्तम रूपाला के उस अभद्र टिप्पणी ने, जिसमें क्षत्रिय समाज की जो छतरानियां हैं उनको लेकर इन्होंने निम्न स्तर की टिप्पणी की। और फिर जो आक्रोश इस गुजरात और सारे भारतवर्ष में फैला, वो पूरा भारतवर्ष जानता है। और दुर्भाग्य इस बात का है, केंद्रीय स्तर के एक मंत्री जो कि राजकोट के भावी लोकसभा प्रत्याशी थे, अभी भी हैं, वो तो प्रत्याशी बन गए हैं क्योंकि नामांकन भी हो गया है और अब वो राजकोट से चुनाव लड़ भी रहे हैं। ऐसे व्यक्ति द्वारा यदि इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाए तो वो कहां तक जायज है, ये मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं। भूतकाल में हम लोगों ने बहुत सारी माफियां दी, उसका परिणाम हमें ये जो अभद्र टिप्पणी हुई उसके माध्यम से मिला। तो हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि अब कोई माफी नहीं, अब शिक्षात्मक कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुरुषोत्तम रूपाला के अगेंस्ट में की जाए। हमने टिकट रद्द करने की मांग की, गलत तो नहीं था भाई, हमने टिकट रद्द करने की मांग की क्योंकि हमारे स्वाभिमान का सवाल था। हमारी छतरनियां जोहर कर रही थी, अनशन पे बैठ रही थी, आत्मसमर्पण आत्मविलोपन जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाने की पूरी तैयारियां चल रही थी। तो ऐसे माहौल में, ऐसे समय में यदि हमने एक टिकट रद्द करने की मांग कर दी तो क्या गलत कर दिया? हमने तो अखंड भारत की रचना के लिए पूरे भारतवर्ष को समर्पण कर दिया। आप समझिए कितना बड़ा दिल होगा उन महाराजाओं का जिन्होंने 500 रजवाड़े समर्पित कर दिए अखंड भारत के लिए, और ये पुरुषोत्तम रूपाला अपनी एक टिकट समर्पित नहीं कर सकता। तो सोचे कितना बड़ा बलिदान है। इसलिए हमारा जो आक्रोश है, वो विरोध है, वो जायज है, और वो अब उस चरम सीमा पे जा चुका है कि पहले तो विरोध सिर्फ पुरुषोत्तम रूपाला का ही था, लेकिन जब टिकट रद्द नहीं की गई तो पूरे गुजरात में, पूरे भारतवर्ष में भाजपा का विरोध हो रहा है। और इस बार वोट की चोट के माध्यम से भाजपा को क्षत्रिय समाज की एकता का चमत्कार दिखाया जाए। लेकिन सर, इस पे तो बीजेपी के बहुत सारे जो मंत्री हैं और स्वयं जो पुरुषोत्तम रूपाला जी जो है जाहिर सभा में माफी मांग चुके हैं। तो क्या क्षत्रियों का दिल इतना बड़ा नहीं है कि उनको माफ कर देना चाहिए? मैंने कहा ना साहब, भूतकाल में ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी है और क्षत्रियों ने माफ किया है, और उसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। इन्हें पता है कि हम कुछ भी बोलेंगे और हम वोट की राजनीति कर लेंगे और क्षत्रिय फिर हमें माफ कर देगा, फिर हमें लाभ हो जाएगा। तो अब वो नहीं होने वाला। अब क्षत्रिय संगठित हो चुका है, और मैं तो कहता हूं मात्र गराजदार नहीं, सब काठी, करड़िया, नड़ोदा, हाटी, माइया, जागीर और ठाकुर समाज भी जागृत हुआ। 31% है गुजरात में। हमारी एकता का इनको परचम दिखा रहे हम। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इस गुजरात में आतंक मचा रखा है। आतंक एक हमारा आक्रोश है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारी मातृशक्ति के लिए अभद्र टिप्पणी की जाती है। और जब हम उस टिप्पणी के सामने आंदोलन करते हैं तो हमारे स्वाभिमान का जो प्रतीक है, हमारा पगड़ी साफा, वो हवा में उछाला जाता है साहब। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा साहब। ये तो लोकतंत्र है। राजतंत्र होता तो सर सल्टा दिया जाता साहब। राजतंत्र होता ना साहब, इस पगड़ी के लिए तो कई हत्याएं हो चुकी होती। सर, हमारे बहुत सारे जो दर्शक मित्र ये पूछना चाहते हैं कि जो क्षत्रियों के लिए आप जो करनी सेना जो काम कर रही है, तो इस तरह से बयान या कोई भी भविष्य में अगर घटना किसी और अन्य जाति के लिए अगर कोई बोला तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे? सर, क्षत्रिय है, हमारा छात्र धर्म है गौपालक प्रतिपाल।
क्षत्रिय सबके हैं और सब क्षत्रियों के हैं, तो बिल्कुल साहब इस भारतवर्ष के किसी भी ज्ञाति को कभी कोई आपत्ति आती है, परेशानी आती है, या इस तरह की टिप्पणी उनके अगेंस्ट में कोई भी व्यक्ति विशेष करता है, तो करणी सेना क्षत्रिय समाज मैदान में आपको दिखेगा। ये मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि क्षत्रिय तो सबका है और छात्र धर्म निभाना ही हमारा दायित्व, लेकिन हमें सत्ता तो मिले। तो हमारा जो लक्ष्य है, मैं बताना चाहता हूं, क्षत्रिय करणी सेना क्यों स्थापित की गई, एकमात्र लक्ष्य लेके कि पूरे भारतवर्ष में क्षत्रियों को संगठित किया जाएगा और इस क्षत्रिय समाज को सत्ता में स्थापित कर जनता की सेवा अब क्षत्रिय समाज आने वाले समय में करने वाला है। उस लक्ष्य को लेकर मैदान में उतरे हैं और मैं तो सही कहूं तो मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा पुरुषोत्तम रूपाला और परमात्मा का, कि परमात्मा ने इस व्यक्ति से एक ऐसा स्टेटमेंट दिलवा दिया जिसकी वजह से मेरा क्षत्रिय जो सालों से एक नहीं हो पाया था, वो कुछ ही दिनों में एक हो गया। लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला ने जो भी टिप्पणी की है उसकी सजा तो उसको आज नहीं तो कल 1,00,000% मिलने वाली है। हमने, क्योंकि हमारे पास भी कोई विकल्प रहा नहीं, हमारे पास मात्र एक विकल्प रहा है, वो है वोट की चोट। 7 तारीख को चुनाव है और गुजरात में हमने बूथ लेवल तक हमने हमारे बंदे स्थापित कर दिए हैं। एक एक बूथ पे लोग हमारे बैठेंगे, देखते हैं वोटिंग कैसे होती है। और भारतवर्ष में भी हमने तो पूरा माहौल बना रखा है। जब से ये पगड़ी हवा में उछाली गई है तब से मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों तक वो स्वाभिमान का जो प्रतीक था उसका अपमान पहुंच गया है और सबने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इस बार तो भाजपा किसी कीमत में सत्ता में नहीं आने देंगे। सर रही बात पगड़ी की, तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मानते हैं कि पगड़ी जो गिरी थी उस समय बहुत सारे जो वीडियो जो वायरल हुआ था कि वो जानबूझकर नहीं, या गलती एक की गई थी। तो आप इसको गलती मानते हैं या कभी साजिश मानते हैं? चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की है? आप मुझे बताइए, जब आदमी चोरी करता है कभी कहता है मैंने चोरी की है? नहीं कहता है। ये दूसरी बार हुआ, ये 10 दिनों के अंतराल में दूसरी बार हुआ। पहली बार महिपाल मकराना जी की जो टोपी थी इसी तरह उछाली गई इन्हीं क्राइम के लोगों ने। भाई क्राइम किसके अंडर में काम करता है? गुजरात सरकार के अंडर में करता है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि ये क्षत्रियों में आपस में फूट डालने के लिए सामने भी क्षत्रिय भेज देते हैं कि ये भी क्षत्रिय वो भी क्षत्रिय, फूट आपस में पड़ेगी और ये लड़ते रहेंगे। लेकिन हम भी समझदार हैं कि जिस अधिकारी ने ये पगड़ी उछाली थी वो भी तो हमारा क्षत्रिय था। यानी वो उस अधिकारी को सोचना चाहिए कि यार तू क्षत्रिय है, केसरिया पगड़ी है, ठीक है, केसरिया पगड़ी और किसी विषय से किसी पर्पस से पहनी हुई है, उसको हवा में तो ऐसे उछाल देगा। और वीडियो आपने नहीं देखा क्या? देखा यूं डाल रहा है, क्या मतलब है? क्या मतलब है? ये तरीका है क्या? ऐसे उठा लेता पगड़ी, ऐसे बोलोगे शेखावत जी मैं पगड़ी को संभालता हूं, ठीक है आप बैठ जाओ, ऐसे बोल सकता था। लेकिन नहीं, पावर है ना सरकार का, सत्ता का पावर है ना, वो पावर का दुरुपयोग कहते हैं इसको। तो उसको जवाब भी मिल गया, ठीक है, और आने वाले समय में और भी जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं, कोई बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है, स्वाभिमान पर हमला हुआ है। तो पहले तो भाजपा का इलाज करें, फिर बाकियों का भी इलाज समय अनुसार किया जाएगा। सर करनी सेना में जो है, जो मेंबर के तौर पे, जो कार्यकर्ता के तौर पे सिर्फ क्षत्रिय लोग ही जुड़ सकते हैं या अन्य जो जाति के लोग जुड़ सकते हैं? नहीं, जो क्षत्रिय करणी सेना की जो स्थापना है या करणी सेना की जो स्थापना हुई है वो एक जाति विशेष को लेके की गई जी। जो हमारी जो नियमावली और जो हमारा जो एक एनजीओ का जो एक संविधान बनता है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ हम क्षत्रियों को स्थान दे सकते हैं। क्षत्रिय करणी सेना में हम उन सभी क्षत्रियों को ले रहे हैं जो क्षत्रियों की परिभाषा में आ रहे हैं, जैसे गराजदार है, काठी, कारडिया, नड़ोदा, हाटी, माइया, जगीरदार और ठाकुर समाज को भी हमने क्षत्रिय करणी सेना में स्थान दे दिया। क्योंकि ये लोकतंत्र है, जितने ज्यादा सर होंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। और मेरा जो लक्ष्य है वो भारतवर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करने का है और उसके लिए मुझे संख्या चाहिए। और इसीलिए हमने पूरे भारतवर्ष के जो भी क्षत्रिय हैं, जो क्षत्रिय की परिभाषा में आते हैं, उनको हमने हमारी क्षत्रिय करणी सेना परिवार में स्थान दिया है। सर मणिपुर में जो बात हुआ है, आप देखे होंगे न्यूज वगैरह में कि मणिपुर में जो महिलाओं के ऊपर में बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, तो उसमें क्या है आपकी राय है? करणी सेना ने कुछ उस पर एक्शन लिया है? सर मैं सही कहूँ तो मणिपुर साउथ में करणी सेना का इतना बड़ा स्थापना नहीं हो पाई है। लेकिन मुझे दुख है इस बात का, दुर्भाग्य है कि एक मातृशक्तियां जो है
जिन मातृशक्तियों के साथ इस तरह का अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है, तो जो सत्ता में स्थापित राजकीय पार्टियां हैं इनको ना शर्म से डूब मरना चाहिए। आज वहां पे जो घटनाएं घटित हुई है उनको देखते हुए साहब बड़ा दुखद एहसास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम करें क्या, क्योंकि हमारे पास इस लोकतंत्र में जो शक्ति चाहिए वो है ही नहीं। सत्ता के बिना आप करोगे क्या? जिनके पास सत्ता है, साधन है, संसाधन है, वही कुछ नहीं कर पा रहे, तो करणी सेना बिना सत्ता के करेगी क्या? लेकिन आक्रोश है, और इतना ही कहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार और सत्ताधीश जो पार्टियां हैं वो अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन करे, और जहां मातृशक्ति का अपमान हो रहा है वहां वो शाम दाम दंड भेद, और उनके पास साधन संसाधनों की कमी नहीं, उन साधन संसाधनों की सहायता से उन आतंकियों को उनके ही भाषा में जवाब दें। देखो साहब, सिंपल लॉजिक है, आतंकी होते हैं, उनकी गिरफ्तारी का कोई मतलब होता नहीं है जी। उनको तो सीधा एनकाउंटर करके ठोक देना चाहिए, जैसे हमने कश्मीर में किया। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ कि डिप्लोमेसी नहीं आती है। जो इस तरीके का आतंक फैलाते हैं साहब, उनको कानून का डर है ही नहीं, तो गिरफ्तारी किस लिए? सीधा उठाओ, नहीं तो ठोक दो उसको, एनकाउंटर करो। ऐसा एग्जाम्पल सेट करो कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति मातृशक्ति के साथ ऐसी दर्दनाक घटना करने से पहले 1,00,000 बार सोचे। लेकिन वोट की राजनीति, हमने ये किया तो ये समुदाय का वोट टूट जाएगा। अरे टूट जाए तो टूट जावे, लेकिन एक मातृशक्ति की रक्षा करोगे तो उसके सामने आपको अरबों खरबों वोट मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो कहीं ना कहीं ये राज की उदासीनता है और उसका हमें दुख है। इसलिए तो मैं कहता हूं, मैं देश की जनता को कहता हूं कि आप क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करके तो देखो। 70 सालों से आप लोगों ने पार्टियों के परिवर्तन किया है, कभी व्यवस्था परिवर्तन की क्या? करके देखो व्यवस्था परिवर्तन। यदि न्याय नहीं मिले तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं। सर, जैसे कि मैं आपका बायोग्राफी देख रहा था, आप सेना से निवृत्त हैं और कश्मीर में भी काफी काम कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल साहब। तो अभी का जो सिचुएशन है और जब उस समय का सिचुएशन था, क्या उस पर आप कर रहे हैं? साहब ऐसा है, मैं खुद 8 साल तक लगातार कश्मीर में अपने दायित्व का निर्वहन कर चुका हूँ, और कई आतंकी हम लोगों ने वहां पर ढेर किए हैं जो देश के दुश्मन थे, और आतंकवादियों को गिरफ्तार करके पुलिस को सौंपना, फिर वो जेल जाएंगे, फिर वहां से छूटेंगे जमानत पे, फिर रीएक्टिवेट होंगे। हमने वो संटंटा खत्म कर दिया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। कंधार हाईजैक के बाद किसी आतंकी को हमने छोड़ा ही नहीं, उठाया और एनकाउंटर किया साहब, और कोई ऑप्शन नहीं था। उनको जाना था पाकिस्तान, जेल में डाल दो, जाओ पाकिस्तान, जिंदा तो जाने नहीं देंगे, मर के जाओ। तो साहब जब तक आप देश के लिए आप ऐसे आक्रामक कदम नहीं उठाओगे तो सफलता नहीं मिलेगी। बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होता है। अब मैं वही तो कहना चाहता हूं कि यदि क्षत्रिय शांतिपूर्ण आंदोलन करेगा तो फिर सर कैसे वो अपने आप को है ना रिप्रेजेंट कर पाएगा? क्योंकि जब बात आती है स्वाभिमान की रक्षा की, जब बात आती है स्वाभिमान के सम्मान की, तो सर फिर क्या देखना? आक्रमण करो और सफलता हासिल करो। और ये लोकतंत्र है, मैं जानता हूं संविधान से देश चलता है, बट कुछ घटनाएं ऐसी होती है वहां पे संविधान को आपको साइड में करके अपने कदम बढ़ाने पड़ते हैं। और मैं इसलिए तो कहता हूं साहब, मैं देखो विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को है जी। मैं मेरे विचार आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो मौजूदा आंदोलन चल रहा है, यदि इसकी कमान करणी सेना के हाथ में होती ना साहब, तो ये आंदोलन का रूप कुछ और होता और सफलता काफी दिनों पहले मिल चुकी होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस आंदोलन की कमान करणी सेना के हाथ में नहीं है। बाकी हम इस तरह से आंदोलन नहीं करते, क्योंकि हमारा आंदोलन करने का तरीका अलग है। ठीक है, नामांकन इसका बाप भी नहीं भर पाता, इसकी औकात है नामांकन भर जाता। हर क्षेत्र में हमारा काम चलता, कहते ना हर मोर्चे पे हमारा काम चलता। एक मोर्चा वो आंदोलन करता आक्रामक, एक मोर्चा इस पुरुषोत्तम रूपाला को इसकी औकात याद दिलाता, इसको धमकाता दबा के भाई यदि तूने नामांकन भर दिया तो तेरा ये हश्र हो जाएगा। यानी हर मोर्चे पे करणी सेना काम करती। उसके अलावा राजकीय क्षेत्र में भी हम इनको पटकने देने के लिए हमारा एक मोर्चा खोलते। लेकिन सर जैसे कि अभी आपने जो आपका कर्म भूमि भी मैं मानता हूँ कि गुजरात है, ठीक है, तो आप जो नामांकन जो अभी भरे हैं अपक्ष से, राजस्थान से क्यों भरे? हाँ, मैं
इस चीज को भी आप तक पहुंचाना चाहूंगा। शेखावाटी मेरी मातृभूमि है और झुंझुनू लोकसभा से मैंने नामांकन किया था और 19 तारीख को चुनाव भी हो गया। और शेखावाटी में झुंझुनू लोकसभा में क्षत्रिय समाज के 4 लाख से भी ज्यादा मतदान है और वो मेरी मातृभूमि है। कर्मभूमि जरूर गुजरात है, लेकिन अब उस वक्त मुझे एक निर्णय लेना आवश्यक था। वो फर्स्ट फेज था, गुजरात सेकंड फेज में था और फर्स्ट फेज में ही मुझे कुछ ऐसे कदम उठाने थे जहां मैं मतों का ध्रुवीकरण कर सकूं, क्षत्रिय समाज के मतों का, और निर्दलीय खड़ा होकर मैं वो करना चाहता था कि सरकार को ये समझ में आए कि अब क्षत्रिय समाज का कैडर गांव-गांव तैयार हो चुका है और अब जो जातीय समीकरण की आपको आवश्यकता है वो क्षत्रियों ने तैयार कर दी है। जब ध्रुवीकरण में करके दिखा दूंगा तो अगली बार जब चुनाव होगा तो ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हमें टिकट देने में उपेक्षा नहीं करेगी। इसलिए फर्स्ट चरण का चुनाव था और मेरे पास ऑप्शन था चित्तौड़गढ़ और या शेखावाटी। तो मेरे को शेखावाटी जो मेरी मातृभूमि है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, तो वहीं से मैंने अपना नामांकन भरा, निर्दलीय भरा और मेरा नामांकन पास भी हुआ और 19 तारीख को चुनाव भी हुआ और मां करने की कृपा रही। और मेरे मतदाता जो वहां पे, मैं तो 15 दिन ही प्रचार कर पाया, मैं तो ज्यादा दिन में पहुंचा था और मैंने 15-20 दिन प्रचार किया, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो क्षत्रियों के वोट है एटलीस्ट वो तो पड़ेंगे। लेकिन मेरे साथ बामसेब भी थी, मैं आपको बताऊं, मेरे साथ बामसेब थी। बहुजन मुक्ति पार्टी बामसेब की एक राजनीतिक विंग है, उसने मुझे समर्थन दिया था। तो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो पिछड़ी जाति है प्लस अल्पसंख्यकों के भी कई वोट पड़ने की पूरी संभावना उस चुनाव में मेरे लिए थी। तो मेरे साथ तो हुकुम सब जुड़े हुए हैं। आप देखिए, मैं तो युवाओं के साथ चलता हूँ, युवा मेरा भविष्य और युवा इस देश का भविष्य। युवाओं के लिए काम करता हूँ, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, आर पार की बात करता हूँ और का तो विजय का तो वीर गति की बात करता हूँ। युवाओं को मेरी विचार समझ में आते हैं और युवाओं की वजह से राज शेखावत का पूरे भारतवर्ष में अस्तित्व बना हुआ है। सर, अभी तक जैसे महिलाओं के लिए अभी आगे का क्या आप लोगों का प्लानिंग है? और ये जो देश की जो महिलाएं, उनके लिए करनी सेना जो क्या कर सकती है? ऐसा है, अभी महिलाओं को लेके बिल पास हुआ, 33% इन पार्टियों को टिकट देनी पड़ेगी इनको, या आपने सुना होगा, देखा होगा और उसका नोटिफिकेशन भी निकल चुका है। तो महिला तो वैसे भी सशक्तिकरण होने जा रही है। मैं इतना ही कहूंगा महिलाओं को कि देश सत्ता से चलता है, इसलिए अब आपके पास 33% सीटें रिजर्व है। उस 33% सीटों का लाभ लेने के लिए आज से, अभी से बूथ लेवल पे आप अपनी गतिविधियां शुरू करो। विधानसभा, लोकसभा, जिला पंचायत, आपका तहसील पंचायत, आपका गांव पंचायत, आप अभी से सुनिश्चित करके उस पर अपना कार्य करो और सत्ता में स्थापित हो जाओ और देश को आप लीड कर लो। क्योंकि लीड करने का जो एक जरिया है वो सबसे बड़ा है, वो सत्ता है। और अब तक 33% सीट भी रिजर्व है। तो मैं आपके माध्यम से महिलाओं से इतना ही कहना चाहूंगा कि सत्ता में अब आपको भागीदारी बड़े पैमानों पे सुनिश्चित करनी है। आज से, अभी से तैयारी शुरू करें और अपनी रक्षा आप खुद करें। और संविधान में भी ये आपको राइट्स दिया है कि आप अपनी रक्षा करते वक्त यदि किसी की हत्या कर भी देते हो तो आप निर्दोष हो। जब आपकी स्वाभिमान, आपके सम्मान, आपकी जान पे बात आ पड़ती है तो आप हथियार का उपयोग करें ना। गीता में भी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही है। तो जब अपना धार्मिक ग्रंथ गीता है वो आपसे कहता है, जब देश का संविधान आपसे कहता है कि मान सम्मान स्वाभिमान के लिए और अपनी जान की रक्षा के लिए यदि आपको हथियार उठाना पड़े तो उठाइए ना, किसने मना किया। लेकिन जान कीमती है, बहुकीमती है, उसकी रक्षा करना यह आपका दायित्व है। और नारी शक्ति है, मातृशक्ति है और उसके लिए गौपालक प्रतिपाल है। हम तो गौपालक प्रतिपाल यानी क्षत्रिय है, वो आज अपना दायित्व निभाए और जहां कहीं भी मातृशक्ति के साथ अन्याय होता है, अपमान होता है, तो उस वक्त वो अपने कदम उनकी रक्षा के लिए अवश्य बढ़ाए। अच्छा, भविष्य में गुजरात के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? हुकुम, मैं तो गुजरात में ही जन्म मैंने तो लिया है, यहीं से मैंने पढ़ाई की है, मेरी कर्म भूमि है। गुजरात को लेके मैं काफ़ी सीरियस हूँ और आज से नहीं हूँ, क्योंकि कर्म भूमि ये है। और जब से मेरी गिरफ्तारी राजकीय किन्नाखोरी के तहत भाजपा सरकार द्वारा की गई, तब से मैंने प्रण लिया था, ये केसरिया धारण किया था, सफेद वस्त्र धारण किए थे कि मैं गुजरात से शुरुआत करूंगा और गांव गांव
पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में क्षत्रियों को स्थापित करूंगा। क्योंकि सत्ता थी इसलिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, सत्ता का दुरुपयोग किया, सदन संसद का दुरुपयोग किया, तो शक्ति तो सत्ता में ही थी। तो गुजरात से मैंने इसकी शुरुआत की और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जो प्रण लिया था उस प्रण को मैंने सफल किया है। और गुजरात में भरपूर मात्रा में सरपंच भी हैं और गुजरात में भरपूर मात्रा में हमारे विधायक भी हैं, धारासभ्य भी हैं और सांसद भी। मैं जानता हूं इन्होंने सामान्य श्रेणी के जो राजपूत है उन्हें टिकट नहीं दी, लेकिन जो बाकी ओबीसी श्रेणी में जो हमारे राजपूत आते हैं उनको तो हमने टिकट दिलवाई दी है या उनको मिल भी गई है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई वो संख्या और बढ़े और आने वाले समय में सामान्य श्रेणी में जो आते हैं राजपूत उन्हें भी टिकट मिले, जैसे गराजदार है उन्हें भी टिकट मिले, काठी को भी मिले, करड़े को भी मिले और सबको। राजपूत की बात करें तो हमेशा जनरल में ही आते हैं, तो नहीं सर, आप यही तो कहना चाहता हूं, मैं वही समझाना चाहता हूं। इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने क्षत्रियों के कई टुकड़े कर दिए ताकि ये वापस सत्ता में स्थापित ना हो जाए। इन्होंने ओबीसी का लाभ दे दिया। सब ओबीसी तो एक लाभ है, ओबीसी कोई जाति का प्रमाण पत्र थोड़ी है, ये एक सरकारी सुविधा है, वो प्रदान की जाती है अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए है। तो ओबीसी में आना तो कोई जाति थोड़ी बदल गई, वो तो क्षत्रिय तो है ही। बख्शी पंच भी एक क्या है, बख्शी पंच भी एक वही सुविधा है, उसके तहत इनको लाभ मिलता है, तो उसकी जाति थोड़ी बदल गई। तो सामान्य श्रेणी में जो क्षत्रिय है वो है ओबीसी का है चाहे बख्शी पंच का, ये सारे एक ही तो है। तो गिराजदार है, काठी है, कारडिया है, नाडुदा है, हटी है, मैया है, जागीरदार है, ठाकुर समाज कौन है 31% है साहब। 31% यदि एक हो जाए तो आज सीएम यहाँ पे गुजरात का नहीं हो, गुजरात में सीएम क्षत्रिय नहीं हो सकता क्या? हो सकता। 31% यदि क्षत्रिय एकत्रित हो जाए तो गुजरात को भी, गुजरात की राजनीतिक पार्टियों को डर वही तो है। इसलिए उन्होंने क्या इनके टुकड़े कर दिए कि ये एक ना हो पाए, नहीं तो ये फिर राज में बैठ जाएंगे और ये राज में बैठेंगे तो जनता इनको छोड़ेगी नहीं। जनता जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी हैं, कितना 5 साल पूरे किए, फिर 5 साल के लिए आगे, कितने विरोध के बाद, अंदरूनी कितना विरोध था, न्यूज में हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, उसके बाद भी वो बंदे को जनता ने जिताया। तो पता है क्षत्रिय जब सत्ता में आएगा तो निष्पक्षता से न्याय अधिकार की बात करेगा। इसीलिए पार्टियों ने क्षत्रिय समाज को सत्ता में नहीं आने देने के लिए क्षत्रियों के कई टुकड़े कर दिए सर। और तो और जो सीमांकन इन्होंने किया विधानसभा लोकसभा, आप देखिए क्षत्रियों की है ना जो गांव थे ऐसे इन्होंने बांटे हैं कि ये एक समूह में ना आ जाए। ले सर बहुत कुछ है और 70 सालों में यही हुआ है। अब समाज जाग गया है क्योंकि हम जैसे जो आगेवान है सामाजिक, वो समाज को जागृत कर चुके हैं। और ये जो घटना हुई इसके बाद तो पूरा भारतवर्ष मेरा एक हो गया। जो मेरा सपना था वो मेरा साकार हो गया। मेरा लक्ष्य तो यही था कि पूरे भारतवर्ष में क्षत्रियों को मैं संगठित करके सत्ता में स्थापित कर दूंगा। अब रहा सिर्फ सत्ता में स्थापित करने का मेरा जो अगला कदम है वो भी मैं पूर्ण करूंगा और उसकी ओर मैं अपना कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। सर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये योगी जी को आप पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं? सर देखो, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को पसंद करूंगा जो राष्ट्र हित की बात करे, देश हित की बात करे और सत्ता में स्थापित होकर न्याय और अधिकार निष्पक्षता से दे। तो योगी आदित्यनाथ जी आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं साहब। आप देखो भय का माहौल खत्म। उत्तर प्रदेश में लोग व्यापार करने से 10 बार सोचते थे, आज वहां पे लोग सामने से व्यापार करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो अराजकता थी, जो वहाँ में जो एक असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा था, उसका भी उन्होंने सॉल्यूशन किया। सबको न्याय अधिकार की बात की और आज कर्म अच्छे थे तभी तो दूसरी बार चुन के आए। तो जो मैं उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ जो व्यक्ति राष्ट्र हित की बात करता है, देश हित की बात करता है और जो अपना छात्र धर्म निभाने के लिए सत्ता में स्थापित हुआ है। सर पीएम के पद पे किसको देखना चाहेंगे? साहब मैं सीधी बात करना चाहता हूं। मैं तो इस देश का चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, एक युवा देखना चाहता हूं, एक यूथ देखना चाहता हूं। और प्रेफरेबली यदि वो यूथ क्षत्रिय समाज से हो तो उसका अपना एक अलग ही काम करने का तरीका होगा, क्योंकि उसके ब्लड में राज है, उसके खून में राज है। और जिस क्षत्रिय ने 567 रजवाड़े, ठीक है, अखंड भारत के लिए समर्पित किए, उससे बड़ा दिल रखने वाला कोई क्षत्रिय ही कर सकता है वो इतना बड़ा कार्य। तो मैं यही चाहूंगा कि युवा आए और युवा में भी यदि क्षत्रिय हो तो फिर सोने पे सुहागा है। सर लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने आपस से राजस्थान से भरे हैं पर्चे, तो पुरुषोत्तम रूपाला के सामने भी तो आप लोग भर सकते थे, कोई कैंडिडेट उतार सकते थे।
हाँ सर, एक्चुअली आपने बहुत ही सही सवाल किया है और यह करना चाहिए था, होना भी चाहिए था। लेकिन ये गुजरात में जो भी एक मूवमेंट चला है, उस मूवमेंट की जो कमान, जो उस मूवमेंट की जो लीड थी, वो हमारे जो वडील थे, जो बुजुर्ग थे, उनके हाथों में थी। उन्होंने जो निर्णय लिए उस पर समाज आगे बढ़ता रहा। परंतु मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि पुरुषोत्तम रूपाला ही नहीं साहब, फिर तो पूरी की पूरी 26 सीटों पे क्षत्रियों को अपने निर्दलीय उम्मीदवार उतारने चाहिए थे। ठीक है, वो उम्मीदवार इन क्षत्रियों के मतों का ध्रुवीकरण कर देते और उसका नुकसान भाजपा को लाख गुना होता। फिर भी कोई बात नहीं, वो कदम नहीं उठा पाए। लेकिन अभी भी हम लोगों ने ये तो सुनिश्चित कर ही लिया, हमारे लिए तो अब 26 से 26 सीट पे पुरुषोत्तम रूपाला ही बैठा है। आप समझिए, हम तो सिर्फ राजकोट नहीं बोल रहे, अभी आज की तारीख में 26 गुजरात की सीटों पे पुरुषोत्तम रूपाला बैठा हुआ है और हमको तो उन 26 सीटों पे इनको हराना है। एक तो सीट उन्होंने निर्विरोध चुनी ली है, लेकिन 25 तो है, 25 पे हमें बैठा। हम तो पूरी कोशिश करेंगे जहां जहां निर्णायक है, देखो जहां जहां हमारी संख्या है वहां तो हम इनको आने नहीं देंगे, परंतु जहां हम निर्णायक है ना, वहां हम अपील कर रहे हैं सर्व समाज से कि भाई स्वाभिमान की लड़ाई हम सब की है, तो आप भी हमारा साथ दें। बाकी समय ही इस सवाल का जवाब दे पाएगा कि क्षत्रिय समाज का स्वाभिमान और की लड़ाई में हम किस तरीके से हमारे समाज को न्याय दिला पाए। विधानसभा के चुनाव को लेकर करनी सेना का क्या तैयारी है? साहब, मैंने आपसे क्या कहा, देखो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। आज तक हमने इन पार्टियों से टिकटों की मांग की और हमारी उपेक्षा इन्होंने भरपूर की। अब ये हमने सुनिश्चित कर लिया है कि अब क्षत्रिय समाज को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। एक पार्टी का गठन करनी सेना करेगी साहब, ये सुनिश्चित कर लिया है हमने। हम एक पार्टी का गठन करेंगे, उस पार्टी के गठन के उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम क्षत्रियों को तो लड़ाएंगे, साथ साथ जिस विधानसभा लोकसभा में जिसकी भरपूर संख्या है उसको भी हम दायित्व देंगे और सत्ता में हम लोग जिस तरीके से भी जाके सत्ता स्थापित कर सके और देश की रक्षा कर सके, जनता की सेवा कर सके, उसके लिए हमने हमारी तैयारी कर ली है। और सत्ता पाने के लिए हम कब तक इनसे भीख मांगते रहेंगे कि आप टिकट दो, आप टिकट दो? इससे बेस्ट है एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्षत्रिय समाज पूरे भारतवर्ष में अपना चुनाव लड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से जनता से अपील भी करना चाहूंगा कि भाई आप एक बार व्यवस्था परिवर्तन करके देखो, हम क्षत्रियों पे भरोसा करके देखो और इन लोकसभा के चुनाव में जहां जहां क्षत्रिय उम्मीदवार खड़ा हुआ है, एक्सेप्ट भाजपा का तो बहिष्कार है, लेकिन भाजपा में तो क्षत्रिय भी खड़ा तो उसको नहीं जीतना है, सीधी सीधी बात है। क्योंकि वो खड़ा ही क्यों हुआ भाई? सिंपल लॉजिक है, आज इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, जब राज शेखावत त्याग पत्र दे सकता है तो क्या भाजपा के अंदर स्थापित जो राजपूत जो हमारे राजकीय नेता है, क्या वो त्याग पत्र नहीं दे सकते? यदि वो कदम उठा लिया होता तो भाजपा की हिम्मत थी कि वो टिकट रद्द नहीं करता, लेकिन नहीं, सबके सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, समाज से किसी को लेना देना नहीं है और समाज भी सब कुछ देख रहा है। ये जितने भी है ना, जितने भी ये जो भाजपूत है, जितने भाजपा के जो बन गए हैं, भाजपूत बन गए हैं, उन भाजपूतों को समाज साहब इस बार लोकसभा में भी जवाब दे देगा और आने वाली विधानसभा चुनावों में भी उनको जवाब देगा। और ये समाज सुनिश्चित कर चुका है। जैसे पार्टियां देखती है ना कौन क्या कर रहा है, वैसे समाज ने भी देखा किसने क्या योगदान इस समय दिया है। तो समाज अब एक हो चुका है और समाज जवाब देने की तैयारी में है, बस मौका चाहिए और मौका लोकसभा का, आगे विधानसभा लोकसभा का मिलेगा और उसमें हम जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।